हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों के प्रश्नों के उत्तर पर। यह शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट से संबंधित है। तो हम आज के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह विधि जिसका प्रयोग चारवें भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो सबसे पहले तो चारवें भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सुनना, सेकंड होता है बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, चौथा क्वेश्चन होता है लिखना। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है सब पल। इसका मनोवैज्ञानिक क्रम भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न है इसमें चारवें भाषाई कौशलों का विकास हेतु। तो अनुकरण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से चारवें भाषाई कौशल है जिनका विकास संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। समवाय प्रणाली में क्या होता है? शिक्षक जब गद्य या पद्य का शिक्षण जब भी करवाता है तो उनके साथ साथ व्याकरण शिक्षण का भी ज्ञान उन्हें करवा देता है। व्याकरण शिक्षण का ज्ञान भी करवा देता है। इस प्रकार की जो प्रणाली कहलाती है वह कहलाती है समवाय प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है। एग्जाम में पूछा गया है दोष नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम में पूछा क्या गया है? यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर बल दिया जाता है। रस अनुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जो हर्बर्ट की जो विधि है यह इसका गुण है, न कि इसका दोष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना एक। यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। और कोई भी शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक कैसी होगी? जब छात्र सक्रिय होगा। छात्र जिस भी विधि में सक्रिय है वह विधि मनोवैज्ञानिक है। यदि छात्र निष्क्रिय है, जैसे पाठ्य पुस्तक विधि है जिनमें बालक निष्क्रिय रहता है, तो वह अमनोवैज्ञानिक कहलाती है। और जिसमें छात्र सक्रिय होते हैं वो मनोवैज्ञानिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था? तो साहचर्य प्रणाली का मौर्य मोंटेंसरी ये इटली निवासी थी। इन्होंने एक शिक्षण विधि दी थी किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि का ही दूसरा नाम साहचर्य विधि कहलाता है। साहचर्य प्रणाली का निर्माण किया था। सही उत्तर हो जाएगा अपना मोंटेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की भाषा का पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ाने के लिए दी जाए जिनका भाषा पर अधिकार हो। यह व्याकरण संबंधित शिक्षण विधि है जिसमें यह भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत छात्रों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए अवेलेबल करवाई जाती है जिससे उसमें उनकी रुचि उत्पन्न हो सके। तो यह भाषा संसर्ग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकाई किसी समस्या का योजना से संबंध जोड़ने वाली इकाइयों की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन किसका है? तो हमें परिभाषाओं को ध्यान में रखना ही होगा। इकाई विधि का जनक माना जाता है मॉरिसन को, लेकिन यह परिभाषा दी है थॉमस एवं रिस्क के द्वारा। इकाई योजना का जनक और हर्बर्ट को माना जाता है पाठ योजना का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। द्विभाषी का आशय यह होता है दो भाषाओं को शिक्षा देना। प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन में, विदेशी भाषा शिक्षण में, अनुवाद शिक्षण में। अनुवाद शिक्षण के अंदर द्विभाषा का प्रयोग किया जाता है। विदेशी भाषा शिक्षण के लिए भी द्विभाषा का किया जाता है। सम्मेलन में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में द्विभाषा पद्धति का
प्रयोग नहीं किया जाता, ये छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका अपना सही आंसर है प्राथमिक कक्षाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है 4 क्वेश्चन में से जो सही नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे साखी है, न कि साथी। साखी अभिक्रमित, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर सम बनाता है। एक बार हमें 4 ऑप्शन एक बार पढ़ने होंगे। ध्वन्यात्मक विधि में वर्णमाला सीखने से संबंधित है। ध्वनि से संबंधित जो भी विधि है उसके द्वारा वर्णमाला सीखने से संबंधित है, तो यह कथन भी सही है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में स्थित आबादी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा की प्रयोगशाला होती है उसके अंतर्गत अनेक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों और दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या करते समय अध्यापक अनेक प्रकार के प्रयोग, उदाहरण, दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षण करवाता है, यह बात भी सही है। लेकिन साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। इसमें प्रश्न जो होता है अध्यापक बनाता है, न कि छात्र बनाता है। तो शिक्षक द्वारा ही प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जनक माने जाते हैं अपने N.A. क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। भाषा शिक्षक होने के नाते शुद्ध उच्चारण करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो शुद्ध उच्चारण करने में जो बाधाएं आती है, वाक इंद्रियों में विकार, यदि बालक की वाक इंद्रियों या किसी व्यक्ति में वाक इंद्रिया में विकार है तो शुद्ध उच्चारण करना कठिन हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा इसमें वाक इंद्रियों में विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सभी सामग्री है। शिक्षक शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जिसमें सहायक सामग्री को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य। इनके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दृश्य में आ गया अपना चित्र है, श्यामपट है, अनेक प्रकार की ऐसी सामग्री जिसे देखकर शिक्षण करवाया जाता है। श्रव्य में अपने आ गया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वाद विवाद को सुनना, ये सभी हो गए अपने श्रव्य सामग्री। ये दृश्य सामग्री हो गई। और श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ गया अपना कंप्यूटर है, दूरदर्शन, चलचित्र भी कहते हैं। ऐसी सामग्री जिसे देखकर और सुनकर दोनों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो कहलाती है श्रव्य दृश्य। इसमें प्रश्न में अपने को पूछा गया है श्रव्य सामग्री कौन सी है, तो वाद विवाद को सुनकर बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सिखाना संभव है। यह कथन दिया था एलन एवं ईव द्वारा। कथनों को आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र अवधि है। सूक्ष्म शिक्षण की जो चक्र अवधि मानी जाती है 36 मिनट की। 36 मिनट में जो चक्र अवस्था है वो ऐसे होती है। सबसे पहले पाठ योजना होता है। उस पाठ योजना को किया जाता है प्रस्तुतिकरण के पश्चात उसकी होती है प्रतिपुष्टि होने के बाद छात्र में जो भी कमियां हैं उनको अध्यापक बताता है और पुनः पाठ योजना निर्माण करने के लिए कहता है। पुनः पाठ योजना का निर्माण, फिर उस पुनः पाठ योजना को किया जाता है प्रस्तुतिकरण, फिर पुनः की जाती है प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र है जो चलता रहता है, जो कि पूरा होता है 36 मिनट का, जिसमें प्रस्तुतिकरण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है वो 12 मिनट और प्रस्तुतिकरण और इन दोनों का 6 मिनट का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकाई योजना का पद नहीं है। तो इकाई योजना में उप विभागों के उद्देश्यों को निर्धारित करना। इकाई योजना के अंतर्गत अनेक उप विभागों में बांटे जाते हैं, तो ये सही बात है। प्रस्तावना प्रश्न लिखना, इकाई योजना में प्रस्तावना
प्रश्न बनाए जाते हैं। संपूर्ण इकाई को उक्त विभागों में बांटना, इकाइयां होती है उनको वापिस उप इकाइयों में बांटकर शिक्षण करवाया जाता है, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी की क्रिया इसमें निश्चित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाई योजना का ये पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो श्रुति लेखन विधि क्या होती है? श्रुति लेखन विधि में अध्यापक किसी भी रचना या गद्य रचना पद्य किसी भी का वो वाचन करता है। बालक सुनकर अपनी कॉपी में लिखते हैं, लेखन करते हैं, और अध्यापक वापिस इसका करता है मूल्यांकन। इसके माध्यम से श्रुति लेखन किया जाता है। तो उद्देश्य एकाग्रता का विकास करना सही है, लेखन गति का विकास करना सही है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना यह भी सही है। वाचन गति का विकास, श्रुति लेखन विधि के माध्यम से वाचन गति का विकास नहीं किया जाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वाचन गति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलना मनुष्य के पूर्णतः तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो क्वेश्चन के संबंध में यह कथन किसका है? ये सभी वह परिभाषाएं जो पूर्व में आई हुई है, तो इनका एक बार ध्यान रखना होगा आपको। तो यह परिभाषा दी थी अरस्तु के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुकरण वाचन होता है, तो अनुकरण के भेद होते हैं दो। आदर्श वाचन, जब अध्यापक यथि गति के अनुसार आदर्श वाचन करता है। सबसे पहले वाचन को दो भागों में बांटा गया है, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। अधिकतर एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाचन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। स्वस्वर वाचन को बांटा गया है, एक होता है आदर्श वाचन जिसे अध्यापक द्वारा किया जाता है, एक व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक किया जाता है, सामूहिक। और मौन वाचन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है गहन वाचन और दूसरा होता है द्रुत वाचन। यदि किसी भी पद्य या गद्य को अर्थपूर्वक गहराई से समझते तो गहन हो जाता है, और द्रुत सामान्यतः ही मौन वाचन करते हैं, जैसे अखबार को पढ़ना है, ये द्रुत वाचन के अंतर्गत कहलाता है। तो इसका आंसर तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी रूप से बल दिया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें बालक की निरंतर व नियमित मूल्यांकन किया जाता है, वर्ष भर तक उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन कहलाता है मूल्यों को आंकना, यहाँ तक कि शिक्षक ने जो भी शिक्षण करवाया है उसका विकास या उसका जो वो प्रोग्रेस है वो किस सीमा तक पहुंचा है, किस सीमा तक बालक ने उसको ग्रहण किया, उसका मूल्यांकन करना ही मूल्य प्लस अंकन है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी कर दिया था मुदाले राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो चार ऑप्शन देखते हैं अपन। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका को कम करना। सबसे पहले डायरेक्टली ही किसी ऑप्शन को गलत या सही नहीं करें, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा। मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, ये तो उद्देश्य है। मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। निदान क्या होता है? जब किसी बालक की समस्या को ढूंढा जाता है तो वो होता है निदान, और उस समस्या का पता लगाने के बाद उसका शिक्षण विधियों या किसी अन्य माध्यम से उपचार किया जाता है, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो व्यापक मूल्यांकन में इन दोनों को भी परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य ही यही है कि बालक रटने की बजाय समझने पर बल दे, तो ये इसका नहीं होगा। लेकिन शिक्षक की भूमिका को कम करना, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो अपना यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री? हमने प्रारंभ में देखा था सहायक सामग्री को तीन भागों में बांटा गया था। एक होती है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक वह सामग्री जो सामान्य दृश्य सामग्री, दूसरी होती है यांत्रिक दृश्य सामग्री। सामान्य दृश्य सामग्री में अपने आ गया श्याम पट है, कोई चित्र है, कोई मॉडल है, ये सभी सामान्य दृश्य सामग्री कहलाती है। लेकिन
यांत्रिक दृश्य सामग्री वह है जिसमें किसी यंत्र विशेष का प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्र विस्तारक यंत्र है, चित्र विस्तारक यंत्र। और चित्र विस्तारक यंत्र क्या होता है, किसी भी छोटी आकृति को यदि बड़े रूप में दिखाया जाएगा अक्सर रूप में, तो उसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्र। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा यांत्रिक दृश्य सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, यह विधि में होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी थी अपने स्किनर द्वारा दी गई थी। सूत्र विधि सुकरात। और पर्यवेक्षक निर्देशित विधि अध्ययन विधि, यह दी थी पेस्टालोजी के द्वारा दी गई थी। और इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रत्यक्ष किसी विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए प्रत्यक्ष उस विषय वस्तु को दिखाया जाता है, तो इससे ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, और वह अनुभव के माध्यम से ही सीखता है, अनुभव के माध्यम से शिक्षण करता है। तो इसका सही उत्तर अपना हो जाएगा पर्यवेक्षक निर्देशित अनुदेशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम साधनों के माध्यम के सिद्धांत व तत्वों का स्पष्टीकरण करने की विधि है। प्रयोग प्रदर्शन विधि ऐसी विधि है जिसमें प्रयोग प्रदर्शन विधि है जिसमें अध्यापक किसी मॉडल या फिर किसी प्रयोग के द्वारा कक्षा कक्ष में ही शिक्षण करवाता है और किसी सिद्धांत को या तत्व को स्पष्ट करता है, तो वह विधि कहलाती है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इस विधि में संसाधनों का अभाव होने के कारण न्यूनतम साधन का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता और कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, तो यह शिक्षण विधि होती है अपने दल शिक्षण विधि में। इसमें विभिन्न प्रकार के अध्यापक उन्हीं कौशलों को शिक्षण करवाते हैं जिसमें वे दक्ष होते हैं, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा दल शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वगति, स्वमूल्यांकन और प्रतिपुष्टि से संबंधित विधि है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी थी स्किनर द्वारा, और इसमें बालक स्वगति से स्वयं का मूल्यांकन करते हुए शिक्षण करता है, और यह विधि अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए संबंध आवश्यक है, वह विषय शिक्षण विधि कहलाती। समवाय शिक्षण विधि ऐसी होती है जिसमें एक विषय का अन्य विषय से संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण करवाया जाता है। गणित विषय का उपयोग जैसे अर्थशास्त्र में है, इस प्रकार इन दोनों में संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण करवाया जाता है, जिससे बालक वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है, और वही विधि एकता को भी स्पष्ट करती है, तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा समवाय शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष के भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल देती है। प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि है जिसमें व्याकरण के नियमों को अधिक बल नहीं देती है। जिससे प्रत्यक्ष विधि में हिंदी भाषा का शिक्षण हिंदी भाषा में ही करवाया जाता है, संस्कृत भाषा का शिक्षण संस्कृत भाषा में ही करवाया जाता है, यह विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका अपना सही आंसर प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रुति लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुति लेखन विधि क्या होता है, आपने प्रारंभ में देखा था कि अध्यापक बोलता है और छात्र लिखते हैं और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका उद्देश्य नहीं है। छात्रों में श्रवण व लेखन का समन्वय करना, यदि अध्यापक बोल रहा है और लिख रहा है, छात्र लिख रहा है, तो इन दोनों में समन्वय स्थापित करना श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य है। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायक, यदि छात्र किसी वर्ड को या फिर किसी अक्षर को गलत लिख रहा है तो इसका मूल्यांकन भी उस समय हो जाता है। लेखन की गति का भी वृद्धि की जा सकती है श्रुति लेखन से, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। सबसे पहले चार ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किया जाए, शिक्षण कार्य करवाने से पहले ही उद्देश्य निश्चित कर दिए जाते हैं, यह सही है।
अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। शिक्षण के दौरान छात्र व शिक्षक दोनों की अंतःक्रियाओं पर ध्यान और बल दिया जाता है। सही बात है। पठन और मूल्यांकन साथ चलता रहता है। पठन करने के बाद तुरंत मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। यह सही बात है। शिक्षण की अवधि तय नहीं होती। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण अवधि तय होती है, जबकि यहाँ पे दिया गया नहीं। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा शिक्षण में समय अवधि तय नहीं होती है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है 36 मिनट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार कार्य करती है। इस हेतु विधि सहायक है। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, इस विधि में मान लिया जाता है कि बालक को मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान है, तो उसे उसी के आधार पर उसको व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। तो मातृभाषा को आधार मानते ही व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना की पदों की सही व्याख्या नहीं करता है। 4 ऑप्शन देखना है। पूरी इकाइयों को ऊपरी भागों में बांटना। इकाई योजना में अलग अलग उप इकाइयों में बांटा जाता है। शिक्षण विधियों को निश्चित करना। शिक्षण विधियां प्रारंभ में ही निश्चित कर दी जाती है कि किस विषय वस्तु को कैसे और किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। इसका आशय यह है कि संपूर्ण पूरे विषय वस्तु को किसी एक इकाई में ही जोड़ना आवश्यक नहीं है। ये सही बात है। अनेक उप इकाइयां बनाई जाती है, ये भी सही है। शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। इकाई योजना में यह नहीं किया जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी की जो क्रियाएं हैं उसको निश्चित कर दे कि यह कार्य इस दौरान या इस क्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा गलत। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए अपना ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के जो पूर्व में आए हुए हैं। यह शिक्षण विधियों के संबंधित प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। रीट, सीटेट। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की, तो प्ले स्टोर पर जाकर विस्तृत एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको फ्री में सभी एग्जाम के जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोर्स हैं अवेलेबल सारे। तो आप जाइए और एक बार विस्तृत एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर देखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।